कक्षा 10 गणित का जो अध्याय नंबर 3 है, दो चर वाले रैखिक समीकरण, क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3, इसका ये इंट्रोडक्शन वीडियो है और इसका जो 3.1 प्रश्नावली है उसे आज हम डिटेल में सॉल्व करेंगे। देखो, सिर्फ प्रश्नावली अगर करनी है तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि प्रश्नावली कराने से पहले जितने भी इसके कॉन्सेप्ट है ना, छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट, वो सारा पहले हम सीखेंगे, क्योंकि वो आगे के जो प्रश्नावली होगी उनमें भी हमें ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो प्रश्नावली 3.1 होने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि चीज़ों को हमें रटना नहीं है, हमें चीज़ों को सीखना है। अगर सीखना है तो थोड़ा टाइम आपको देना पड़ेगा। ठीक, तो पहले इसके जो बेसिक चीज़ें हैं ना उसको हम जान लेते हैं। सबसे पहला मेन काम तो वही है कि जो चैप्टर का नाम है इसका क्या अभिप्राय है, इसका क्या तात्पर्य है, वो जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपसे बोल दे कोई सवाल तो सॉल्व कर लोगे आप, है ना, सीख जाओगे। तो अगर आपसे बोल दे भाई ये दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होता है, तो आप क्या कहोगे? अरे मेरे को नहीं पता, मेरे को तो क्वेश्चन करना आता है। तो क्वेश्चन करना ही सब कुछ नहीं है, चीज़ों के बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी है। जब चीज़ों के बारे में आप जानने लगोगे, समझने लगोगे, तो आपका जो इंटरेस्ट है ना, जो आपका रुचि है, जो आपका लगाव है, वो धीरे धीरे और बढ़ने लगेगा मैथ के प्रति। तो चैप्टर का नाम क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। अब इसका मतलब पहले जान लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है दो, ठीक है, यहाँ लिखा है चर, यहाँ लिखा है रैखिक, यहाँ लिखा है समीकरण और यहाँ लिखा है युग्म। इन सब का अलग अलग मतलब है। ठीक है, दो का मतलब आप समझ रहे हैं, ये दो। चर, देखो चर का क्या मतलब होता है? चर क्या होते हैं हमारे, जैसे कि x, y, z, t, h, u, v, ये सब हमारे क्या हुए? चर। और हमारे पास अचर क्या होते हैं? जैसे कि 2 - 3, 1/2, 7, √5, ये सारे जो नंबर्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? अचर। तो चर पता है, अचर पता है, बहुपद जब पढ़ाया था मैंने वहाँ पर बताया था। रैखिक, रैखिक क्या होता है? जब चर की घात 1 होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? रैखिक बोलते हैं। ठीक है, जब चर की घात जो x है, x की अधिकतम घात 1 होगी, y की अधिकतम घात 1 होगी, तो उसे हम चर बोलते हैं। यहाँ दो चर लिखा हुआ है। अगर बात की जाए सिर्फ दो चर, इसका मतलब क्या है कि आपके पास सिर्फ दो ही चर होंगे, उससे ज़्यादा नहीं होंगे। जैसे कि x और y तो ये दो चर हैं, या फिर u और v दो चर हैं, या फिर h और t सिर्फ दो चर। ठीक है, तो ये दो चर हुआ। अब समीकरण का मतलब आप जानते ही हैं। अगर दो चर वाले रैखिक समीकरण को बताऊं, समीकरण है ना, तो जो व्यापक समीकरण होता है ना वो इस रूप में लिखा जाता है: ax + by + c = 0। ये दो चर वाले रैखिक समीकरण है। युग्म नहीं बोल रहा हूँ, अभी युग्म पे भी आऊँगा। तो ये जो a है, ये जो b है, ये हमारे गुणांक होते हैं। ठीक है, कैसे गुणांक? वास्तविक गुणांक। मैंने आपको वास्तविक संख्या पढ़ा रखा है चैप्टर 1 में, तो वास्तविक गुणांक है ये। ठीक है, जैसे कि a आपका 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। ठीक है, a और b कैसे हो सकते हैं? 1, 2, -7, 1/2, √5, ऐसे नंबर हो सकते हैं आपके a b। c क्या होगा? c आपका होता है अचर पद, मतलब वही रैखिक आपका क्या होता है? वास्तविक संख्या। c आपका क्या होता है? अचर गुणांक। अब युग्म की बात बोल रहे हैं। युग्म का मतलब क्या होता है? युग्म का मतलब होता है जोड़ा। युग्म का मतलब क्या होता है? जोड़ा। तो आपका जो चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, इससे आप क्या समझ पा रहे हो कि आपके पास जो रैखिक समीकरण है, अगर मैं रैखिक समीकरण का उदाहरण दूं, रैखिक समीकरण के उदाहरण, तो जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 2x + 5y
+2 बराबर 0। तो ये एक उदाहरण है। और एक लिख दो जैसे कि -7x +2y √5 बराबर 0। तो ये एक उदाहरण है। तो प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं है कि प्लस का होगा तभी रैखिक समीकरण होगा, कुछ भी हो सकता है प्लस माइनस। जैसे कि x -7y +1000 बराबर 0। तो ये सारे हमारे क्या हैं, रैखिक समीकरण हैं दो चर वाले। इसमें भी दो चर हैं, x y दो चर हैं। या फिर ऐसे भी हो सकता है 7h 5t बराबर कुछ भी लिख दो, यहाँ h और t हमारे दो चर हैं। तो दो चर कुछ भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि हर बार x और y ही होगा, कुछ भी हो सकता है। अब बात करते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की। यहाँ युग्म था ना, तो मतलब युग्म का मतलब क्या है, जब दो रैखिक समीकरण का जोड़ा एक साथ आ जाए। क्या आ जाए? जोड़ा। ठीक है, ऐसे क्या हो सकते हैं इसको उदाहरण, जैसे a1x + b1y + c1, ये पहला समीकरण है। और दूसरा आप कैसे दे देगा, a2x + b2y + c2 = 0। जब दो रैखिक समीकरण, दो चर वाले दो रैखिक समीकरण एक साथ दिए होते हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। युग्म का मतलब क्या हुआ, जोड़ा। ठीक है, पेयर, अंग्रेजी में युग्म को क्या बोलते हैं, पेयर बोलते हैं, जोड़ा। अगर आंकिक उदाहरण की बात करूं तो ऐसे लिख दो जैसे कि 7x + 2y - 2 = 0, ये पहला समीकरण है। और जो मैं और एक लिख देता हूँ 5x - 7y + 6 बराबर 0, ये दूसरा समीकरण है। तो ये जो दो समीकरण आपको दिए हुए हैं ये क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। युग्म क्यों? क्योंकि दो समीकरण एक साथ हैं, दो चीज़ें एक साथ यानी कि जोड़े में है, यानी कि ये युग्म है। ठीक है, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में भी हम जान गए। चर अचर क्या होता है, बहुपद वाले में बहुत अच्छे से पढ़ के आए हैं हम। अब देखो, जो व्यापक रूप के मैंने बारे में बताया वो यहाँ पर लिखा हुआ है। देखो, दो चर वाले रैखिक समीकरण ax + by + c बराबर 0 का प्रत्येक हल x y इस समीकरण को निरूपित करने वाली रेखा के एक बिंदु को संगत होता है। अब इसका मतलब भी आपको समझा देता हूँ। देखिए, आपके पास एक समीकरण है 2x + 3y = 12। ठीक है, अब इस समीकरण का हल अगर आपको निकालना है, इस समीकरण का क्या हल होगा, जो हल होता है ना, क्योंकि दो चीज़ें हैं हमारे पास, तो हल हमेशा x और y बिंदु के रूप में आएगा। किस रूप में आएगा, बिंदु के रूप में। अब इसी वजह से जो आपके पास ग्राफ पेपर है, प्रश्नावली 3.1 को करने से पहले ना हमें ग्राफ के बारे में जानना पड़ेगा। ठीक है, हमें ग्राफ के बारे में जानना पड़ेगा। तो मैं आपको अभी ग्राफ खींचना सिखाऊंगा। ठीक है, और जो नियम कानून है थोड़े बहुत वो सिखाऊंगा। उसके बाद जाके प्रश्नावली हम स्टार्ट करेंगे 3.1, एकदम से नहीं करेंगे। ठीक है, आ रही बात समझ में? देखिए, अगर आपके पास एक अभी लिया है मैंने, एक रैखिक समीकरण है दो चर में। अब इसका जो हल आएगा बिंदु के रूप में आएगा, तो इसके कितने हल पर संभव है। अगर आपसे पूछे कोई चीज़ आपसे पूछे, कोई व्यक्ति आपसे पूछे कि भैया मैंने आपको एक समीकरण दिया है, ठीक है, दो चर में, इसके कितने हल संभव हैं, कितने हल संभव है, आपसे ये प्रश्न पूछता है वो व्यक्ति, ये क्वेश्चन है। तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा अनंत। कितने हल संभव है, इसके इतने हल हैं, आप गिन लीजिए, आपकी पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी लेकिन इसके हल ख़त्म नहीं होंगे, इतने हल हैं। ठीक है, तो मैं आपको हल निकालना सिखाता हूँ, कैसे निकालते हैं। एक बार हल निकालना सिखा देता हूँ। देखो, जैसे कि हमारे पास समीकरण है x 2x + 3y = 12। तो हल कैसे निकाला जाता है, जब आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही समीकरण होगा तब आप हल कैसे निकालोगे।
तब आपको करना होता है, मानना पड़ता है। यदि x बराबर इतना हो, y बराबर उतना हो, ठीक है। और आप कुछ भी मान सकते हो, कुछ भी, 0, 1, 1/2, √5, कुछ भी आपके मन में कुछ भी आता है ना, दशमलव में भी क्यों ना आता है, तो आप वो x और y की जगह पे मान सकते हो, ठीक है। लेकिन एक पर्सनल टिप्स मैं आपको ये देना चाहता हूँ, अगर आप ग्राफ पेपर में ग्राफ के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हमेशा हमारी कोशिश यही रहना चाहते हैं कि हमें एक ऐसा मान मानना है ताकि वो समीकरण पूरी तरीके से अच्छे से सॉल्व हो, और जो x और y के मान मिले वो हमें पूर्णांक मिले। वो क्या मिले? पूर्णांक। क्योंकि पूर्णांक को हम ग्राफ पेपर में आसानी के साथ प्रदर्शित कर पाते हैं और हल में कोई गड़बड़ी नहीं होती है, ठीक है। तो ये कोशिश होनी चाहिए। तो देखो मैं आपको हल निकाल के दिखाता हूँ, मैं आपको 2 हल निकाल के दिखाऊंगा। तो मेरे मन में पहले क्लिक क्या कर रहा है, यदि x बराबर 0, अगर मैं x का मान 0 मानता हूँ तो यहाँ रखना है मेरे को, ठीक है। तो 2 गुना 0 0 होता है, 3y। किसी भी संख्या में 0 जोड़ोगे तो वही रहता है, 3 इधर गुणे में है, यहाँ के बट्टे में आ जाएगा, 3 चौके 12। तो y का मान क्या आ गया? 4। तो मैंने आपको बोला जो हल आता है वो बिंदु के रूप में आता है, और बिंदु में पहले x आता है फिर y आता है। आपने x क्या माना था? 0, और आपका y क्या आया? 4। तो ये इसका एक हल आया है। ऐसे ही इसके अनेकों हल हैं, ठीक है। अब मैं आपको और एक हल निकाल के दिखाता हूँ। अब की बार मैंने y को 0 मान लिया। और एक चीज़, आप y को 4 मत मान लेना, क्योंकि y 4 पहले से आ चुका है। अगर आप y 4 मानोगे तो फिर से x 0 आ जाएगा, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एक ही चीज़ 2 बार आ जाएगी। तो जो चीज़ एक बार आपको मिल जाए उसको आपको दोबारा नहीं मानना है, ठीक। अब मैंने y को 0 मान लिया है, तो हमें यहाँ रखना है y की जगह पे 0। कितना था? 3y। तो किसी भी संख्या में 0 को गुणा करते हैं तो 0 हो जाता है, और किसी भी संख्या में 0 को जोड़ते हैं तो वही रहता है। 2 इधर गुणे में है, इधर आके क्या हो जाएगा? बट्टे में। 2 छंग 12। तो पहले x आता है फिर y आता है, तो x हमारा 6 आया है, y को हमने 0 माना था। तो ये जो बिंदु है ये इसका द्वितीय हल है। ऐसे ही आप हजारों हल निकाल सकते हो, हजारों लाखों हल निकाल सकते हैं एक ही समीकरण के, ठीक है। एक ही समीकरण के अनेकों हल निकल सकते हैं। और जो समीकरण युग्म हमारे पास होते हैं प्रश्नावली 3.2 में, उसका डिटेल दे रखा है। उसको जब हम प्रश्नावली 3.2 पढ़ेंगे ना, तो अनंत हल कब आता है, एक हल कब आता है, कोई हल कब नहीं आता है, वो सब हम पढ़ेंगे। तो वो सब मैं करा चुका हूँ आगे, तो उसकी मैं लिंक्स दे दूँगा डिस्क्रिप्शन पे, आप जाके वीडियो को देख सकते हैं और सीख सकते हैं। सभी चैप्टर मैंने करा रखे हैं, ठीक है। अब देखो और एक मेथड, और एक चीज़ मेरे को बताना ज़रूरी है। हाँ, हल पहले ग्राफ पेपर में देखते हैं। पहले ग्राफ के बारे में समझाता हूँ, उसके बाद उस पर आते हैं। ग्राफ को हल करने के लिए सबसे पहले जो हमें जानकारी चाहिए वो चाहिए बिंदुओं की। हमें किसकी जानकारी चाहिए? बिंदुओं की जानकारी चाहिए। अभी मैंने आपको बताया कि बिंदु में पहले x निर्देशांक आता है फिर y निर्देशांक आता है। ये कक्षा 9 में आप पढ़ चुके हैं। इसे बोलते हैं x निर्देशांक, और इसे बोलते हैं y निर्देशांक, ठीक है। ये चीज़ बोली जाती है। और ग्राफ पेपर की अगर बात करूं तो ये जो ऐसे होता है इसे हम x एक्सिस बोलते हैं, x अक्ष बोलते हैं। इधर x का मान प्लस में होता है, इधर x का मान माइनस में होता है, तो डैश लगाते हैं। इधर y का मान प्लस में होता है, इधर y का मान माइनस में होता है, और इसे हम केंद्र बोलते हैं। केंद्र हमारे क्या होता है? 0,0, ठीक है। बेसिक्स ही हमारा चल रहा है अभी। जैसे कि यहाँ पर ये 1 हुआ, यहाँ 2 हुआ, बराबर अंतराल में 3, ठीक है। इधर y का मान प्लस में 1 2 1 2 ऐसे लिख दिया। इधर -1 -2, नीचे भी
माइनस के 1, माइनस के 2, माइनस के 3, ऐसे चलता है। तो देखो अगर इधर जाएंगे तो प्लस में आएगा x का मान, और ऊपर जाएंगे तब भी y का मान प्लस में है। ठीक है, तो यहाँ पर होता है प्लस प्लस, और इसे बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश। इसे क्या बोलते हैं? प्रथम चतुर्थांश। देखो इधर x का मान ऋणात्मक है और y का मान ऊपर धनात्मक है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव आता है, और इसे हम बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश। ठीक है, फिर देखो इधर नेगेटिव है, नीचे भी नेगेटिव, इधर होता है नेगेटिव नेगेटिव। ठीक है, और इसे बोलते हैं तृतीय चतुर्थांश। ये देखो इधर x का मान धनात्मक है, इधर y का मान ऋणात्मक है, डैश नीचे है ना, तो धनात्मक प्लस ऋणात्मक, तो इसे हम बोलते हैं चतुर्थांश। ठीक है, इसके बारे में जानकारी हो गई। ओके, अब मैं अगर कुछ बिंदु दे दूं, जैसे कि 1,2, 2,3, 0,4, -1,2, ठीक है, -2, या 3 लिख देता हूँ, या 2, -3, ठीक है, और -1, -2, ऐसे कुछ ये बिंदु मैंने लिख दिए। इन बिंदुओं को अगर आपको ग्राफ पेपर में दिखाना है तो आप कैसे दिखाओगे, है ना, उस पर बात कर लेते हैं। अब देखो इन बिंदुओं को हम ग्राफ पेपर में दिखाना चाहते हैं, तो ये मेरा ग्राफ है। आप कोई अगर ये दिखाना है ग्राफ पेपर में तो कैसे दिखाओगे? तो हम ग्राफ बनाएंगे, और ये जो मैं तो बना रहा हूँ अभी पेन से, लेकिन ग्राफ पेपर हमेशा पेंसिल से बनता है। ठीक है, तो आपको पेंसिल का इस्तेमाल करना है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, मैं आपको बारीकी से दिखाता हूँ। ये जो एक एक खांचा है इसको 1 मान लो, 1, ये 2 है, 3, 4, ठीक है, ये हमारा x होता है, ये हमारा केंद्र 0, 0 होता है, इधर x डैश होता है, -1, -2, -3, है ना, नीचे y का मान डैश में होता है, यानी कि नेगेटिव होता है, -1, ठीक है, ऊपर y का मान प्लस में होता है। ठीक है, तो पहला बिंदु मेरा है 1,2, इसको आप कैसे दिखाओगे? 1,2 हमेशा बिंदु में पहले क्या आता है? x, और फिर क्या आता है? y। 1,2, तो मुझे x में 1 चलना है, चला 1 पे आके रुक जाना है, और उस y में मेरे को कितना जाना है? 2, तो इसी के सीधे ऊपर चलो y में 2, यहाँ 2 खांचे ऊपर चले, तो ये मेरा आ गया 1,2 बिंदु। ठीक है, दूसरा बिंदु है 2,3, x पे 2 चलना है, देखो 2,3 ना, ये वाला बिंदु, x पे 2 चलना है और उसी के सीध में 3 चलना है ऊपर, तो ये बिंदु मेरा हो गया 2,3। फिर मेरे 0,4 चाहिए, मतलब x पे 0 मतलब चलना ही नहीं है, और y पे 4 चलना है धनात्मक ऊपर यहाँ पर, तो ये बिंदु क्या आ जाएगा? 0,4। फिर मेरे को चलना है -2, -3, मतलब x पे -2 चलना है, इधर माइनस होता है ना x में, और उसी के सीध में y में -3 चलना है, नीचे यहाँ पर आ गया। ठीक है, फिर देखो मेरे को चलना है -1,2, x पे -1 चलना है, y पे 2 प्लस का चलना है, प्लस ऊपर होता है। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से बिंदुओं को दर्शाना है। ये सब आपने पढ़ रखा होगा कक्षा 9 में, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि हम चीज़ें भूल जाते हैं कभी कभी, है ना, तो बताना बहुत ज़रूरी होता है। तो बिंदुओं के बारे में भी जानकारी हो गई। अब एक टॉपिक आता है ना, ग्राफ पेपर में हल कैसे देखते हैं। मैं भी आपको ग्राफ पेपर बनाना भी सिखाऊंगा, डोंट वरी, तो वहाँ से आप सीख जाओगे। देखो
अगर आपके पास दो समीकरण है, मान लेते हैं एक समीकरण x2x + 3y = 12 है और एक x + y = 6 है। ये आपके पास दो समीकरण है, रैखिक समीकरण है ना। तो ये मान लेते हैं कि ये हमारा ग्राफ है, ठीक है। इसका ऐसे बना है, क्योंकि ग्राफ में क्या होता है, एक समीकरण से ना कम से कम आपको दो बिंदु निकालने हो, तो वो अभी मैं आपको सिखाऊंगा। इसको मिलाने पर एक रेखा बनती है। ये एक रेखा का समीकरण है, ये भी एक रेखा का समीकरण है। तो एक रेखा को प्रदर्शित करती है हमेशा एक रैखिक समीकरण, ठीक है। मान लेते हैं, अभी माना है, ऐसा होगा वो ज़रूरी नहीं है, ठीक है। मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ग्राफ पेपर में हल कैसे देखते हैं। मान लेते हैं कि 2x + 3y का ग्राफ इस तरीके से बनेगा, बना दिया हमने। और x + y का बराबर 6 का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। ये पहले वाले का ग्राफ है, ये दूसरे वाले का ग्राफ है, बना दिया हमने। अभी बनाना सिखाऊंगा मैं आपको, डरो मत। अब जब हमने बनाया तो बनाते वक्त हम देख रहे हैं कि यहाँ पर इसने कट किया। इसने क्या किया, कट। इसे हिंदी में बोलते हैं प्रतिच्छेदित बिंदु। और ये जो प्रतिच्छेदित बिंदु है, यही हमारा हल होता है। यही हमारा क्या होता है, हल होता है। और ये हल कैसे निकालोगे आप, यहाँ से लंब डाल दोगे पटरी से, है ना। फिर देखोगे, यहाँ से देखेंगे कि x में कितना गया, मान लेते हैं कि यहाँ x में 1 गया। और फिर देखेंगे ऊपर y में कितना गया, 2 गया। तो जो हल हो जाएगा 1,2 हो जाएगा, क्योंकि बिंदु में पहले x आता है फिर y आता है, ठीक है। तो ग्राफ पेपर में कैसे देखते हैं हल, ऐसे देखते हैं। पहले हम ग्राफ खींचेंगे, लाइन। अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ कैसे खींचते हैं। फिर देखते हैं दोनों लाइन कहाँ कट रही हैं। माना यहाँ जहाँ भी कट रही होंगी उस बिंदु से नीचे आपको मिला देना है यहाँ पर। और फिर देखना है कि x में कितनी दूरी चला और वो y में कितनी दूरी चला। वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। और एक चीज़ जो आपको ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, 3.1 में, वो है कि ग्राफ कैसे खींचते हैं, ये कैसे बनाते हैं। आपके पास दो समीकरण दे रखी होगी और उन समीकरण का ग्राफ बनाना होगा। 3.1 इसी तरीके से आपको हल करना है, ठीक है ना। सो मान लेते हैं अगर आपके पास एक समीकरण है, मान लिया कि वो समीकरण है 2x + y = कुछ भी मान सकते हैं, वैसे मैंने 10 मान लिया, ठीक है। ये हमारे पास एक समीकरण है और इस समीकरण का आपको ग्राफ खींचना है। ऐसे आपको दो दे रखे होंगे, है ना। तो मैं आपको एक लिख के सिखा रहा हूँ कैसे खींचते हैं। रैखिक समीकरण है, रैखिक समीकरण का जो हमेशा ग्राफ बनता है वो एक लाइन बनती है, रेखा बनती है। और एक रेखा कब बनती है, जब कम से कम दो बिंदु हो हमारे पास, और उन दोनों बिंदुओं को जब आप यूँ मिला दोगे तो ये क्या बन जाएगी, एक रेखा, ठीक है। तो इस रेखा को बनाने के लिए मुझे कम से कम दो बिंदु चाहिए ना। तो देखो क्या करते हैं इसमें, ऐसे कैसे निकाला जाता है। तो वही चीज़ है, मानना पड़ता है। और मैंने आपको बताया कि मानते वक्त आपको ऐसा मानना है कि जो x और y के जो मान आए वो पूर्णांक आए। क्योंकि पूर्णांक में क्या होता है कि पूर्णांक आने पर ना हमारा ग्राफ अच्छे से बनता है, हमें कोई कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता। देखो माना तो लिख दिया ना, माना x बराबर, आप x बराबर क्या मान लेते हैं, जैसे कि मैंने सपोज करो x का मान क्या मान लिया, 3 मान लिया, ठीक है। तो देखो x का मान अगर मैं 3 मान लूँगा तो यहाँ रखना है 2 × 3 + y = 10। तो 2 × 3 = 6 + y = 10। 6 प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो y का मान क्या आ जाएगा, 4। तो पहला बिंदु क्या मिल जाएगा, पहला x होता है फिर y, यानी कि x आपने 3 माना था तो y का मान आपको 4 मिला है। एक बिंदु आ चुका है, आपको और एक बिंदु निकालना है इसी समीकरण से। y का मान 4 आ चुका है तो y को आप 4 नहीं मान सकते। पहले बारे में x माना है, दूसरे बारे में आप y मान लो, या फिर दोबारा से x मान सकते हो। कोई ऐसा आप पे ज़रूरी नहीं कि y को ही मानना है या पहले x को ही मानना है, ऐसा कुछ नहीं है। आपके मन में जो आए y को भी आप मान सकते हो। तो मैं फिर मान रहा हूँ, माना x को मैं फिर से मान दे रहा हूँ। अब एक ही बार मैंने x को 4 मान लिया, ठीक है।
अब की बार 4 माना तो यहाँ रखना है 2 गुणा 4 प्लस वाई बराबर 10। तो 2 चौके 8, वाई यहाँ 10, प्लस का 8 इधर के क्या हो जाएगा माइनस के 8, तो वाई के मान कितना आ गया 2। ठीक है, सो देखो बिंदु क्या मिल जाएगा, एक्स का मान 4 और वाई का मान 2 आया था। तो कम से कम 2 बिंदु चाहिए थे, एक समीकरण से हमने निकाल दिए। अब आपको इन बिंदुओं को ग्राफ पेपर में दर्शाना है। ठीक है, सो देखो वही मैंने बार बार बोला है, चीज़ों को ध्यान में रखते हुए चलना है। अभी और एक टिप्स में भी आपको दूंगा इस ग्राफ पेपर बनाने के बाद। ठीक है, तो ये मेरा x धनात्मक होता है, इधर x ऋणात्मक होता है, ऊपर y धनात्मक होता है, नीचे y ऋणात्मक होता है। ये के खाने एक एक के बराबर है, ये 1 2 3, इधर माइनस के 1 माइनस के 2 माइनस के 3, इधर प्लस का 1 प्लस का 2, इधर माइनस का 1 माइनस का 2 है ना, नीचे माइनस का होता है y का मान। तो पहला बिंदु क्या है, x पे 3 y पे 4, धनात्मक है, x पे 3। ठीक है, 3 पे आके रुक गए और इसी सीध में ऊपर 4 चलना है, 1 2 3 4। ठीक है, तो ये बिंदु मेरा क्या है 3,4। इस बिंदु का नाम मैंने रखा था P। दूसरा बिंदु मेरा क्या है, x पे 4 चलना है और y पे 2, धनात्मक है 3 4, x पे 4 चलना है और 4 पे आकर रुक गए और इसी की सीध में y पे कितना चलना है 2, धनात्मक 1 2। तो इस बिंदु का नाम मैंने रखा था Q और ये निर्देशांक है 4,2। ऐसे लिखना पड़ेगा आपको और फिर क्या कर देंगे, इनको आपस में यूँ मिला देंगे। ठीक है, ये बन गया मेरा ग्राफ और जो समीकरण है इसके ऊपर लिख दो 2x + y = 4। ठीक है, तो ये मेरा आंसर आ गया एक समीकरण का। ऐसे ही दूसरा समीकरण होगा उसको भी इसमें बना देंगे। ठीक है, तो ग्राफ खींचना तो हमें आ गया, आता होगा पहले से, आई एम श्योर। अब एक नया मेथड आता है, रैखिक समीकरणों को हल करना, समीकरणों को हल करना। ठीक है, देखो रैखिक समीकरण युग्मों को हल करना, समीकरण युग्मों को हल करना, 3 नियम है इसके। ठीक है, आपके सिलेबस में कितने नियम है, 3 नियम है। पहला नियम है आपका प्रतिस्थापन विधि। क्या नियम है, प्रतिस्थापन विधि। दूसरा नियम है आपका विलोपन विधि। तीसरा नियम है आपका वज्रगुणन विधि। ठीक है, एग्जाम में अगर किसी के नाम से आता है तो उसी विधि से ही आपको हल करना होता है। अगर आपको कोई नाम नहीं दिया होता तो आपको जो मर्जी अच्छा लगे वो यूज़ कर सकते हो। सबसे अच्छा माना जाता है इसको, विलोपन विधि को सबसे आसान माना जाता है। ठीक है, हालांकि 3 दशमलव में इसका यूज़ नहीं है, लेकिन 3.2 3 4 5 6 और आगे के अध्याय में भी और जीवन भर में ये सब काम देगा। ठीक है, तो जब हम पढ़ ही रहे हैं साथ में तो मैंने सोचा थोड़ा एक्स्ट्रा बता दिया जाए, ताकि जब आप फ्रेश एक्सरसाइज शुरू करोगे तो आपको हेल्प मिलेगी। इस तीनों मेथड को भी बता देता हूँ, उसके बाद हम 3.1 को शुरू करेंगे। ठीक है, मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लेता हूँ और इन क्वेश्चन को ना मैं तीनों मेथड से सॉल्व करूँगा और तीनों मेथड से सॉल्व करने पे देखेंगे कि हमारा आंसर सेम है। भले ही मेथड हम अलग अलग लगाएंगे लेकिन आंसर वही रहेगा, ये ध्यान रहे। ये नहीं कि हम मेथड अलग लगा रहे हैं तो हमारा आंसर भी अलग आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, और एग्ज़ाम में जो मेथड आपको बोलेगा उसी मेथड से ही आपको सरल करना है। तो मान लेते हैं मैंने अपनी तरफ से एक क्वेश्चन मान लिया है कि एक क्वेश्चन में ये दे रखा है, ये पहला समीकरण है h - t = 3 और दूसरा समीकरण है 2h + 3t = 36। ठीक है, ये हमारे पास 2 समीकरण है।
ठीक है। अब देखिए पहला विधि हम सीख रहे हैं प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है, एक चीज़ का मान उठाकर दूसरी जगह पर रखो। ये पेन यहाँ था, मैंने इसको उठाकर यहाँ रखा और ये यहाँ आ गया, मतलब एक की जगह दूसरी चीज़ को रख देना है ना, उसे बोलते हैं प्रतिस्थापन। तो प्रतिस्थापन में क्या होता है, किसी भी एक समीकरण से हमें किसी एक का मान, या तो एस और टी में है, कई बार एक्स और वाई में होगा, कुछ भी हो, किसी एक का मान उठाकर दूसरे में रखना होता है। और हमेशा उस समीकरण का चयन करो जो आपको आसान दिख रहा है, सरल दिख रहा है। कौन सरल दिख रहा है इन दोनों में, पहला वाला। वरना ले तो हम कोई भी सकते हैं, लेकिन हमेशा उसको लेना है जो आपको सरल दिखे। तो आप क्या लिखोगे, समीकरण एक से, वो सरल था, तो ये माइनस का टी उधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का टी, और यहाँ पर ऑलरेडी प्लस का 3 है। समीकरण 1 2, इसे मैं क्या मान लेता हूँ 3। तो आपने किसको किससे निकाला है मान, 1 से निकाला है आपने, तो आपको ये मान कहाँ रखना पड़ेगा, 2 में। अगर आप 2 से निकालते तो कहाँ रखते हैं, 1 में। तो आप क्या लिखोगे, एस का मान समीकरण 2 में ही रखने पर, ठीक है। तो 2 में रखेंगे, 2 हमारे पास क्या है, 2s, ये चीज़ है। तो s का मान कितना है, t + 3। तो मैंने s की जगह पर रख दिया, क्योंकि 2 और s आपस में गुणे के संबंध में है। अब 2 से अंदर गुणा करेंगे, 2t, 2 3 6, और यहाँ पर पहले से ही 3t है, ठीक है। 2t और 3t 5t, और ये प्लस का 6 इधर रखे क्या हो जाएगा, माइनस के 6। 36 में से 6 गया 30, 5 गुणे में है, इधर आके बट्टी में आ जाएगा, 5 6 30। तो टी का मान कितना आ गया, 6। एक आंसर मिल गया। अब टी का मान उठाकर एस में रख दो, टी का मान यहाँ पे भी रखने पे आंसर आएगा, यहाँ पे भी रख दो, यहाँ पे भी रख दो, आपकी मर्जी है, बट यहाँ ज़्यादा सरल होता है। टी का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो 3 क्या एक बार लिख लेते हैं। टी का मान कितना है था, 6, यहाँ रख दो, 6 + 3 कितना आ गया, 9। तो 1 का मान 6 आएगा, 1 का मान 9, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापन विधि। अगर आपको थोड़ा दिक्कत लग रहा है तो एक बार वीडियो को दोबारा देख लेना, ठीक है। तो ये हमारा प्रतिस्थापन विधि हो गया। हर क्वेश्चन को इसी तरीके से सरल किया जाता है। अब मैं आपको सिखाऊंगा विलोपन विधि। कौन सी विधि, विलोपन। विलोपन का मतलब होता है विलुप्त करना, ठीक है। किसी चीज़ को क्या करना, छुपा देना, विलुप्त करना। तो विलोपन विधि में क्या लॉजिक है, देखो आपका मन किसी विलुप्त करने का कर रहा है, एस को या टी को, वो आपकी मर्जी है। देखो हम एस को विलुप्त करना कर रहे हैं, टी को भी कर सकते हो, एस को विलुप्त कर रहा हूँ, कैसे, देखो एस को अगर विलुप्त करना है तो एस का गुणांक कितना है, नीचे वाले का 2, तो ऊपर में 2 से गुणा करना है, और इधर इसका गुणांक कुछ नहीं है तो 1 होता है, तो इस वाले में 1 से गुणा करना है, ठीक है। एस को विलुप्त करें तो नीचे जो होगा वो ऊपर से गुणा हो जाएगा, और ऊपर का जो होगा वो नीचे में गुणा हो जाएगा। तो आप क्या लिखोगे, ऐसे समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में 1 से गुणा कर हल करने पर, ठीक है। देखो समीकरण 1 में जब 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2s 2t 2 3 6, दोनों तरफ गुणा करना है, ठीक है। अब इसमें 1 से गुणा करो, किसी भी संख्या में जब 1 से गुणा करते हैं तो वही रहता है, ये गुणा करके हमें ये मिला, ठीक है। अब देखो
ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, याद रखना। समान चिन्ह पर जोड़ते हैं व विपरीत चिन्ह पर घटाते हैं। मतलब अगर यहाँ धन है और यहाँ पर भी धन है तो आपको घटाना है। समान सॉरी गलत लिख दिया मैंने। समान चिन्ह पर घटाते हैं, उल्टा लिख दिया मैंने। समान चिन्ह पर घटाते हैं और विपरीत चिन्ह पर जोड़ते हैं। सॉरी ठीक है। समान चिन्ह पर आपको क्या करना होगा? घटाना होगा। ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो हमें घटाना पड़ेगा। तो घटाने पे आपको पता है चिन्ह बदलते हैं, प्लस का माइनस। यहाँ पर लिखना आप घटाने पर माइनस का प्लस, ये प्लस का, ये माइनस हो जाएगा। ठीक। अगर विपरीत होता है, ये प्लस का होता है, ये माइनस का होता, तो मैं क्या करता? जोड़ता। तो प्लस का 2h माइनस का 2h कैंसिल। ये भी माइनस का, ये भी माइनस का 3t माइनस के 2t माइनस के 5t माइनस के 36 में से 6 घटाएंगे तो माइनस के 30। इधर भी माइनस कैंसिल। 5 गुणे में इधर के बट्टे में 5 छंग 30। टी का मान कितना आ गया? 6। उधर भी कितना आया था? 6। अब इस टी का मान चाहे यहाँ रखो चाहे यहाँ रखो, आपकी मर्ज़ी, आंसर आ जाएगा। तो मैं क्या करूँगा? समीकरण 1 में t बराबर 6 रखने पर, गर्मी बहुत है दिख रहे हैं, ये भीग रहा है, आपको दिख नहीं रहा होगा। ठीक है। तो h माइनस टी बराबर 3 था, तो t का मान कितना है? 6 रख दिया मैंने t की जगह पर। माइनस का 6 उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस का 6, और ये पहले से ही 3 है, तो 6 + 3 कितना हो जाएगा? 9। तो दूसरी वाले विधि में भी आपको h का मान कितना मिला? 9। ठीक है। तो अभी तक हमने प्रतिस्थापन विधि सीख ली, विलोपन विधि सीख ली। एक बार वीडियो दोबारा देख लेना तो और अच्छा हो जाएगा। अब लास्ट वाला विधि हम सीख रहे हैं, विलोपन विधि। सॉरी, विलोपन बोल रहा हूँ, वज्र गुणन विधि। ठीक है। तो वज्र गुणन में क्या है? देखो क्या क्या है, h और t है ना। तो यहाँ h लिखो, यहाँ t लिखो, और यहाँ 1 लिखो। 1 लिखा जाता है। ठीक है। फिर देखो h का गुणांक कितना है? यहाँ पर 1। इधर t का गुणांक माइनस का 1, और इधर कितना है? इधर जितना भी होगा। ठीक है। जैसे ये प्लस का है ना, तो इधर आके क्या होगा? माइनस का। मतलब कोई भी चीज़ अगर इधर है तो उसको उठाकर इस तरफ लाओ। ठीक है। सो ये जो इस तरीके से हो जाएगा, है ना। तो h का गुणांक 1, इसका गुणांक -1, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? -3। और ये है 2h + 3t प्लस का 36, इधर आके क्या होगा? -36। ठीक है। वज्र गुणन विधि में दाएं पक्ष में 0 बनाना होता है, मतलब जो भी दाईं ओर है उसे उठाकर बाईं ओर लाना होता है। अब इसका गुणांक कितना है? 2, इसका गुणांक 3, और ये है -36। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब क्या करना होता है? यहाँ h लिखो, यहाँ t लिखो, और यहाँ 1 लिखो। अब जो मैं बताने वाला हूँ वो ध्यान से देखना। h के लिए आपको इसको छुपा देना है। h के लिए जब करोगे तो जिसके लिए भी करना उसको छुपा देना है। इसकी गुणा इसके साथ गुणा होगी, बीच गुणा होती है, यहाँ लग जाता है माइनस। फिर इसकी गुणा इसके साथ हो गई। अब इसकी गुणा इसके साथ, -3 × 3। ठीक है। अब t पे आ जाओ, t को छुपाओ। t के लिए नियम अलग है। ठीक है। सिर्फ t के लिए नियम अलग होता है। t को छुपाती ही पहले नज़र यहाँ पड़ी। अब इसकी गुणा इसके साथ होगी, -3 × 2। ठीक है। इसकी गुणा इसके साथ हो गई, माइनस लग गया। अब इसकी गुणा इसके साथ होगी, 1 गुणा -36। ठीक है। अब 1 के लिए आना है तो इसको छुपा दो। अब जैसे पहले कर रहे थे वैसे ही। अब इसकी गुणा इसके साथ होगी। सिर्फ t के लिए नियम उल्टा है।
ठीक है, मतलब बीच वाले के लिए नियम उल्टा होता है, बाकी के लिए सेम रहते हैं। इसके गुणा इसके साथ माइनस इसके गुणा इसके साथ, ठीक है। सो देखो हल करते हैं, माइनस माइनस प्लस, 36 से कम 36, 3 3 9 माइनस का, माइनस माइनस प्लस, 3 दूनी माइनस के 6, 36 माइनस माइनस प्लस, 36 से कम 36, 3 एक कम 3, 2 एक कम 2 माइनस के, माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया 36 और 9 कितना हो जाएगा 45, 36 में 6 गया 30, और यहाँ आ जाएगा 3 और 2 5, ठीक है। तो एच निकालने के लिए एक बार इसको बराबर लेना है और एक बार इसको बराबर लेना है, ये नियम होता है। तो आप लिखेंगे जब एच बट्टे 45 किसके बराबर है, 1/5 के, तो ये एच 45 से कम 45/5, 5 9 45, तो एच का मान कितना आ गया 9, ठीक है। पुनः अब इसको इसके बराबर लेना है, 30/30 1/5, 30 एक कम 30 बट्टे में 5 है, 5 छंग 30, तो टी का मान क्या आ गया 6। तो ये हमारा हो गया वज्र गुणन विधि। तो तीनों ही मेथड हमने लगाए, अलग अलग मेथड है लेकिन आंसर सेम है। तो बड़ी देर के बाद हम आए हैं, लेकिन देर से सही बोलते ना, देर से लेकिन भले सही, हम सारा कॉन्सेप्ट सीख के आए हैं। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन आपके लिए ना हलवा हो जाता है। अब अगर डायरेक्ट हम 3.1 में आ जाते हैं तो वो जितनी भी चीज़ें हैं वो हम नहीं सीख पाते, और ये सब क्वेश्चन फिर आपको रटना पड़ता, समझते नहीं आप, रटते, और रटने वाली चीज़ें ज़्यादा दिन चलती नहीं है ना। तो प्रश्नावली 3.1 का ये जो पहला क्वेश्चन है ना, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इन सभी क्वेश्चनों में हमें सिर्फ बीजीय व्यंजक बनाना है, यानी कि समीकरण बनाना है, और उसको फिर ग्राफ में खींचना है, हल नहीं निकालना है। ये क्वेश्चन में हमें हल नहीं निकालना है, सिर्फ वो समीकरण बनाने हैं और उन समीकरणों को ग्राफ के रूप में खींचना है। पहला क्वेश्चन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्योंकि आयु से संबंधित प्रश्न है, ज़रा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन पढ़ना बहुत ज़रूरी है, समझ समझ के। क्या बोल रहे हैं, आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, क्या ये मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफी रूप में व्यक्त कीजिए। बस हल नहीं निकालना है, सिर्फ बीजगणितीय रूप और ग्राफ खींचना है। तो ठीक है, प्रश्न में हम मान लेते हैं, ये प्रश्न 1 है ना, तो हम लिखेंगे माना आफताब की वर्तमान आयु x वर्ष है, तथा पुत्र की आयु, पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है। ठीक है, वर्तमान आयु को हमने x वर्ष y वर्ष माना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब प्रथम शर्तानुसार क्या बोल रहे हैं, इसने क्या बोला है, 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व, ठीक है। पहले कंडीशन में क्या बोला है, 7 वर्ष पूर्व, ठीक है। तो दोनों की आयु पहले निकाल लेते हैं। 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु अभी देखो, अगर आपकी 10 वर्ष आयु है, 3 वर्ष बाद कितनी होगी, मतलब पहले कितनी होगी, पहले बोलेंगे तो माइनस करते हैं और बाद में बोलेगा तो हम जोड़ते हैं। अगर अभी मेरी आयु 10 वर्ष है तो 3 वर्ष पहले कितनी नहीं होगी, 7 वर्ष, और 3 वर्ष बाद बोलेगा तो 13 वर्ष। अभी उसकी आयु x वर्ष है तो 7 वर्ष पूर्व यानी कि पहले कितनी थी, x - 7 वर्ष,
और पुत्र की आयु क्या हो जाएगी, उसमें भी माइनस कर देंगे। पुत्र की आयु क्या हो जाएगी, वाई थी अभी, वाई में से भी 7 घटा दो। तो प्रश्नानुसार क्या बोला है पहली कंडीशन में कि अगर 7 वर्ष पूर्व पिता उससे 7 गुना था, ठीक है, मतलब पिता बड़ा है, ये पिता है और ये पुत्र है। अगर देखो इधर 1 रुपये है और इधर 7 रुपये, अगर आपको बराबर लगाना है, ठीक है, ये छोटे वाले में ये बड़ा है, कितना गुना बड़ा है, 7 गुना, तो छोटे वाले में 7 से मैं गुणा करूँगा तभी यहाँ बराबर लगा सकता हूँ। पिता, ये पिता है, ये पुत्र है, ठीक है। अगर मेरे को बराबर लगाना है, पिता कितना गुना है, 7 गुना बड़ा है, तो छोटा वाला ये है, पुत्र छोटा है, कितना गुना, 7, तो जो छोटा होता है उसी में गुणा कर देना है, ठीक है। तो गुणा करेंगे, देखो 7 वाई 7 सत्ते 49 प्लस के 7 वाई इधर आके हो जाएगा माइनस के 7 वाई और माइनस के 7 इधर आके प्लस के 7। 49 में 7 जोड़ेंगे तो माइनस के 42, ठीक है। इसमें से ये घट जाएगा, बड़े वाले का चिन्ह आ जाएगा। आंसर क्यों लिख रहा हूँ, ये पहला समीकरण है, ठीक है। अगर थोड़ा सा दिक्कत हो तो वीडियो को एक बार दोबारा देख लेना आराम से। अब आते हैं द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्त में क्या बोला है, 3 वर्ष बाद में जोड़ता है। 3 वर्ष बाद आफताब की आयु, अभी x है तो 3 वर्ष बाद कितनी होगी, x + 3। जब भी बाद बोलेगा, पश्चात बोलेगा तो 3 जोड़ना है। और पुत्र की आयु क्या हो जाएगी, y + 3, क्योंकि अभी पुत्र की आयु y है तो 3 वर्ष बाद y + 3 हो जाएगी। प्रश्न अनुसार क्या बोला है कि 3 वर्ष बाद वो 3 गुना हो जाता है बाप। 3 वर्ष बाद केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, ठीक है, ये बोला है। तो यहाँ पर पिता है, यहाँ पुत्र है, तो पिता 3 गुना है तो पुत्र छोटा है, तो जो छोटा होता है उसमें ही गुणा कर देते हैं। 3 से गुणा हो जाएगा, 3 गुना बोला है, 3 × 9, 3y + 3 × 9 प्लस का 3 इधर के माइनस का 3 प्लस का 3 इधर के माइनस का 3, 9 में से 3 के अच्छा है, ठीक है। तो बीजीय समीकरण निकालने के लिए बोला था वो हम निकाल चुके हैं। ये दूसरा समीकरण है, ये पहला समीकरण है। आधा काम हो चुका है, लेकिन अभी भी आधा से ज़्यादा काम बचा हुआ है। कैसे, क्योंकि अब हमें इनका ग्राफ खींचना है और ग्राफ खींचने के लिए हमें कम से कम 2 बिंदु चाहिए होते हैं, है कि नहीं। हमें कितने बिंदु चाहिए होते हैं, 2 बिंदु, ठीक है। सो पहले वाले पे आ जाओ। और मैंने हमेशा बोला है x और y आपको ऐसे ही मानने हैं ताकि आपके x और y के मान पूर्णांक आए। तो एक समीकरण खींचने के लिए कम से कम 2 बिंदु चाहिए होते हैं, निकालते हैं। यहाँ पे लिखोगे समीकरण 1 से, लिख दो एक बार। माना हम क्या मान लेते हैं, x = 0 मान लेते हैं, 0 माना, तो यहाँ 0 माइनस के 7 2 माइनस के 42, 0 में से 7 घटाओगे तो माइनस के 7 वही रहेगा, इधर भी माइनस इधर भी माइनस, कैंसिल, 7 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, 7 × 42। तो जो पहला बिंदु है x आपने 0 माना था, y आपको 6 मिला, एक बिंदु आ गया, पुनः दूसरा निकालना है, पुनः माना, कुछ और मानते हैं। अब हम क्या माने, हाँ, अगर मैं y का मान, ठीक है, अगर मैं y का मान 5 मानता हूँ तो यहाँ पर रखना है मेरे को 5, x - 5, ठीक है ना। 7 × 5 = 35, माइनस के 35 उधर के क्या हो जाएगा, प्लस के 35, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -7। तो बिंदु क्या हो जाएगा, x मिला मुझे -7 और y हमारे पास क्या है 5,
तो पहले समीकरण से कम 2 बिंदु चाहिए होते हैं, मिल चुका है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, दूसरे समीकरण से भी 2 बिंदु निकालने हैं। ठीक है, दूसरा समीकरण हमारे क्या था, ये x - 3y = 6। अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से ये चीज़ है। सो देखिए माना x = 0। जब x का मान 0 मानेंगे तो यहाँ रखेंगे 0। 0 में से 3 घटाओगे तो -3y 6। -3 इधर के बट्टे में 3 हो जाएगा क्योंकि ये गुणे में था, 3 में 6। तो y का मान कितना आ गया, 2 माइनस के। तो p की वजह से मान लेते हैं r। पहले x हमने 0 माना था और y का आपको कितना मिला, -2। एक चीज़ ये बताऊंगा, उस समीकरण में जो आपने माना है, आप बोलोगे सर वहाँ आपने 0 माना था, यहाँ फिर 0 मान लिया, वो अलग समीकरण था, ये अलग समीकरण है। ठीक है, एक ही समीकरण में दोबारा वही चीज़ नहीं मान सकते। ये तो दूसरा समीकरण है ना, हमने वहाँ x = 0 माना है तो क्या हुआ, यहाँ पर भी मान सकते हैं क्योंकि ये अलग समीकरण है। तो एक बिंदु मिल चुका है, हमें और एक बिंदु निकालना है। फिर से लिखेंगे माना, कुछ भी मान सकते हो आप, फ्री हो। और ये तो बड़ा आसान है, अब की बार y मैं 0 मान लेता हूँ। तो x y की जगह पर 0 यहाँ पे रख दिया। 3 × 0 0, x में से 0 माइनस करोगे तो 0। तो x की वैल्यू क्या गई, 6। ऐश मान लेते इस बिंदु को, पहले x आता है और y आपने 0 माना था। ठीक है, अब देखिए ग्राफ खींचना है। अब हमें क्या खींचना है, ग्राफ। ये तो मैंने आपको पहले ही बताया, ग्राफ आपको हमेशा किससे खींचना है, ग्राफ आपको खींचना है हमेशा पेंसिल से। ठीक है, बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए चलना है हमें। ठीक, सो इधर हमारा x होता है प्लस का, इधर हमारा x' होता है, इधर y होता है और नीचे y' होता है, और इधर हमारा केंद्र होता है। पहले समीकरण पे आ जाओ, पहले समीकरण के बिंदु पे आते हैं। पहला बिंदु क्या है, x पे 0 y पे 6। x पे 0 y पे 6 यानी कि ऊपर धनात्मक होता है, 1 2 3 4 5 6। तो ये बिंदु आ गया P, 0,6। फिर हमारा क्या है, x पे माइनस के 7 और y पे 5। अब देखो ग्राफ हमारे पास इस तरीके से बना है कि x पे -7 तो इधर आएगा नहीं। ये दिक्कत आपके साथ भी हो सकती है। तो इसके लिए क्या करना है हमें कि एक एक खंड को 2 के बराबर मान लो। ये कितना है, 2 है, ये कितना है, 4। तब आपको ये दिक्कत महसूस नहीं होगी। तो अगर उस हिसाब से हम देखेंगे, ये है टिप्स। तो हमारा x पे 0 तो y पे 6, तो ये 2 4, ये हमारा 0,6, ये नहीं है। ठीक है, तो आपकी दिक्कत दूर हो जाएगी। तो क्यों हमारा क्या है, x पे माइनस के 7 y पे 5, 2 4, क्योंकि इधर माइनस में होता है x का मान, माइनस के 7 ये बीचों बीच -7, और y पे कितना जाना है, 5, 2 तो 4 और ये बीचों बीच 5, तो ये आ गया -7,5। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए क्या खींच दो, रेखा। ठीक है, और इसके ऊपर समीकरण लिख दो। समीकरण हमारा क्या था, x माइनस के 7y माइनस के 42। पहला वाला बन गया। अब दूसरा वाला पॉइंट ले लो, इसका भी बनाना है पॉइंट। ठीक है, इस पॉइंट का नाम नहीं लिखा था हमने, वो ये P था, ये Q। अब ये पॉइंट हमारा क्या है, x पे 0 और y पे -2। यहाँ -2 आएगा, तो ये वाला पॉइंट हमारा है 0, -2। फिर x पे कितना, 6 है, प्लस का 2, इधर 6 होता है, 2 2 4 2 6, और y पे कितना है, 0, मतलब y पे जाना ही नहीं है। तो ये वाला पॉइंट हमारा h है और वह 6,0।
अब मैं क्या करना है, इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए क्या खींच देनी है, लाइन। बन गया हमारा ग्राफ। इसका भी जो इक्वेशन था वो लिख दो। ठीक है, ये हमारा क्या बन गया, ग्राफ, आंसर। तो ये पहले वाले पार्ट का आंसर हमें इजीली मिल गया। इस तरीके से आपको ग्राफ खींचना है। ठीक है, हो गया ये चीज़। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। कह रहे क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला और उसी प्रकार के 3 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। ठीक है, ओके। पहले एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। यहाँ पर ना टॉफ़ी रखी हुई है, T फॉर टॉफ़ी, और यहाँ पर चॉकलेट रखा है, C फॉर चॉकलेट। एक टॉफ़ी की कीमत 2 रुपये है और एक चॉकलेट की कीमत 5 रुपये है। आप दुकानदार के पास गए, मैंने बोला 2 टॉफ़ी खरीदना और 3 चॉकलेट खरीदना, तो आप दुकानदार को कितना रुपए दोगे? तो एक टॉफ़ी की कीमत 2 रुपये, 2 टॉफ़ी खरीद ली, यानी कि एक टॉफ़ी की कीमत 2 रुपये है तो 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस आपने चॉकलेट एक 5 की लगाई है तो 3 चॉकलेट खरीदी, यानी कि 3 × 5, यानी कि 2 दूनी 4, 5 × 15, यानी कि आपने दुकानदार को 19 रुपये दिए। ठीक है, ये क्यों बताया? इसका कारण यही है इस क्वेश्चन में। क्या माना एक बल्ले की कीमत बराबर x रुपये तथा एक गेंद की कीमत कितना माना हमने, y रुपये। ठीक है, अगर एक बल्ले की कीमत x रुपये होगी तो 2 बल्ले की कीमत कितनी होगी, 2x रुपये। 3 बल्ले की कीमत 3x रुपये, है ना, x से गुणा कर देना है। अब प्रथम शर्तानुसार आ जाओ। प्रथम शर्त में क्या बोला है, 3 बल्ले 6 गेंद कितने में खरीदता है वो खरीदता है 3900 रुपये में। 3 बल्ले, एक बल्ले की कीमत कितनी मानी हमने, x, तो x से गुणा कर देंगे। गेंद की कीमत कितनी मानी है, y, तो 6y। 3 देखो क्या है, उभयनिष्ठ, तो यहाँ से उभयनिष्ठ निकालोगे, 3 दूना 6। ठीक है, 3 इधर गुणे में है, इधर के क्या हो जाएगा, बट्टे में। 3 × 3, 3 × 9, 0। तो x + 2y बराबर कितना आ जाएगा, 1300। पहला समीकरण। कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आ जाओ द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्त में क्या बोला है कि एक बल्ला खरीदता है, 3 गेंद खरीदता है। ठीक है, कितना खरीदता है, एक बल्ला 3 गेंद कितने में, 1300 रुपये में। एक बल्ला यानी कि x रुपये, 3 गेंद यानी कि एक गेंद की कीमत y रुपये, 3 से गुणा कर देंगे। तो ये दूसरा समीकरण बन गया। तो ये बीजगणितीय समीकरण आ गए। अब हमें क्या खींचना है, ग्राफ। और ग्राफ खींचने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, बिंदु। तो समीकरण 1 से अब देखो क्या करना है, क्योंकि ये बहुत 1300 1400 अगर ग्राफ में बनाओगे तो नहीं आएगा। तो आपको मान बड़े बड़े मानने हैं, 100 200 500 ऐसा कुछ मानना है। माना x बराबर 200, 200 की जगह तुम 300 मान लो। 300 x का मान मैंने 300 माना। अब मैं जब यहाँ रखूँगा तो 300 + 2y बराबर 1300। ये 300 प्लस के तरह के माइनस का हो जाएगा। 1300 में से 300 घटाओगे तो आएगा 1000। 2 से भाग दोगे तो
2 पंजे 10 पीछे 0, तो y का मान कितना आ गया 500। तो बिंदु क्या आ जाएगा पहला, x का मान 300 माना था, y का मान 500, क्योंकि पहले x फिर y आता है। फिर से मानना है, अभी एक ही बिंदु निकाला, दोबारा निकालो। तो अब की बार y क्या मान लेते हैं 600, ठीक है। माना x एक बार आपने 300 माना है, तो अब की बार मैं मान लेता हूँ 600। तो यहाँ क्या हो जाएगा, x की जगह 600 रखोगे तो 600 प्लस 2y बराबर 1300, माइनस करो तो कितना आ जाएगा, 2y बराबर 800, और कितना आ जाएगा 600 माइनस करेंगे तो 700, ठीक है। तो y भाग दे दो, यहाँ पे कितना आ गया, 2 से भाग देंगे तो 2 3 6, 2 5 10, 350। तो y का मान कितना आ गया, x आपने 600 माना था, y आपको मिला 350। तो ये क्यू पॉइंट आ गया। 2 बिंदु निकल गए पहले समीकरण से। अब आ जाओ समीकरण 2 में। समीकरण 2 मेरा क्या है, x प्लस 3y बराबर 1300, ठीक है। ये चीज़ें माना, x बराबर 500, x बराबर 500 मानेंगे तो देखो x की जगह 500 रखोगे तो क्या मिलेगा, 500 प्लस 3y प्लस के इधर क्या माइनस का होगा। अच्छा 3y भी है, वो भी देखना है हमें, 3 से कटना भी चाहिए, कुछ भी मत नहीं मान सकते ना, हमें ऐसा मानना है कि वो 3 से कट भी जाए। तो क्या मानना पड़ेगा, 400, x को हमने क्या माना 400, तो 400 मानेंगे तो यहाँ 900 आ जाएगा, और y से काटोगे तो 3 3 9, देख रहे हो, ताकि पूरा पूरा कट जाए। तो x हमने 400 माना तो y हमें 300 मिला। एक बिंदु आ गया, दूसरा निकालो। अब मैं क्या करता हूँ, अब x को मैं क्या मानता हूँ, 3 से कटना चाहिए ना, तो अगर यहाँ पर 300 होगा 600 होगा तभी कटेगा। 600 लाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, 300 और जो 700 मान लेता हूँ। अब की बार x को मैं 700 मान लेता हूँ, तो यहाँ पर 700 हो जाएगा प्लस 3y 1300। 1300 में से 700 माइनस करेंगे तो कितना जाएगा, 600, तो 3 दूनी, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 200। तो एच बिंदु क्या आ जाएगा, x का मान आपने 700 माना है और y का मान आपको 200 मिला है, ठीक है। अब इन बिंदुओं को ग्राफ पेपर में दर्शाते हैं। तो ग्राफ खींचते हैं, देखिए अब आपको थोड़ा सा ना प्लस के ही आए सारे, तो इधर ले लेते हैं थोड़ा सा, सारे मान प्लस के आए हैं, उस हिसाब से हम ग्राफ बनाएंगे। और एक एक खंड आप 100 का लेना अब की बार, है ना। एक एक खंड हम क्या क्या ले रहे हैं, ये 100 है, 200 300 400 500 600 700 800 ऐसे चल रहे हैं, ठीक है। क्योंकि बड़े बड़े मान है, एक एक करके करोगे तो कहाँ आएगा ये, इधर x होता है, x डैश होता है, नीचे y डैश होता है, ऊपर y प्लस होता है। तो समीकरण 1, पहला बिंदु हमारा क्या था, x पे 300, इधर 100 200 300, और y पे कितना चलना है 500, 1 2 3 4 5। तो ये बिंदु आ गया 300 500, यहाँ लिख भी देना 100 200 300, है ना, तो आइडिया लग जाएगा एग्जामिनर को पेंसिल से। पहला बिंदु P मिल गया। क्यों हमारे पास क्या है, x पे 600 जाना है, 3 4 5 6, और y पे कितना जाना है 350, 300 ये बीचों बीच 350। तो ये क्यों 600 350। अब इन दोनों पॉइंट को हमें क्या करना है, मिला देना है, इन दोनों बिंदुओं को क्या कर देना है, मिला देना है। मिला देंगे और समीकरण जो था वो हम लिख देंगे। क्या था ये, x प्लस 2y बराबर 1300, ठीक है।
लिख दिया। अब आ जाओ समीकरण नंबर दूसरे के बिंदुओं पे। पहला है 400 300, एक्स पे 400 जाना है और वाई पे 300, इसी के सीध में 1 2 3। तो ये बिंदु है हमारा आर, 400, 300। फिर एच पे आ जाऊँ, एक्स पे 700 जाना है, 4 5 6 7, और वाई पे 200, इसी के सीध में 1 2। तो ये है हमारे पास 700, 200, और ये बिंदु हमारा एच। अब इसको और इस बिंदु को मिलाते हुए क्या खींच दोगे रेखा, और समीकरण जो भी था वो लिख दोगे, x + 3y = 200, सॉरी x + 3y = 1300। ठीक है, ये हमारा क्या बन गया आंसर, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी हो गया। अब आते हैं हमारे लास्ट प्रश्न पे। लास्ट वाला क्वेश्चन बिल्कुल दूसरे की तरह ही है, वहाँ बैटर बन रहा था, यहाँ सेब और अंगूर है। ठीक है, बस यही फ़र्क है, बाकी क्वेश्चन बहुत ही आसान है। तीसरे पे आ जाओ, कह रहे हैं 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य 160 रुपये था एक दिन, और 1 महीने बाद वही चीज़ 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय और ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मानो 1 kg सेब का मूल्य x रुपये है तथा 1 kg अंगूर का मूल्य y रुपये है। प्रथम शर्तानुसार, अब मैं बता रहा हूँ, इसका ग्राफ मैं नहीं बनाऊँगा क्योंकि सारा कुछ मैं कर दूँगा तो आप एकदम फ्री रहोगे, आप प्रैक्टिस ही नहीं करोगे। जब तक आप खुद से क्वेश्चन बनाना नहीं सीखोगे, नहीं करोगे, तब तक आप कुछ भी नहीं सीख रहे हो, सिर्फ मेरे पे डिपेंड रहोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप सच में सीख रहे हो, वाकई में सीख रहे हो, तो आपसे नए क्वेश्चन भी हो जाने चाहिए, तब आपने सच में सीखा है। ठीक है, तो पहले प्रथम शर्त में क्या बोल रहा है कि 2 kg सेब और 1 kg क्या है अंगूर, उसकी कीमत कितनी, 160, यानी कि एक सेब का हमने x बोला है 2x, 1 kg अंगूर का y रुपये हैं। तो पहला समीकरण क्या मिला, ये चीज़। द्वितीय शर्तानुसार क्या बोला है, 4 kg सेब है और 2 kg अंगूर है, कीमत है हमारे पास 300 रुपये। 4 kg सेब का मतलब 4x, 2 kg अंगूर का मतलब 2y, 2 उभयनिष्ठ है, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2। ठीक है, पूरा बाहर आ गया। अब 2 से काटोगे, 2 1 कम 2, 10 हो गए, 2 5 10, 0। तो यह आ जाएगा 2x + y = 150। अब इसका ग्राफ मैं जानबूझ के नहीं बना रहा हूँ, समीकरण मैंने बना दिए, ग्राफ आपको खींचना है। हिंट में दे सकता हूँ, हिंट क्या है, अब की बार आपको x और y 20 30 40 50 60 70 ऐसे मानने हैं। ठीक है, और एक एक जो खाना लोगे ना आप यहाँ पर ऐसे लेना, 10 का 10 20 30, ये हिंट है। इसको करोगे तभी मैंने समझूंगा कि सच में आपने कुछ सीखा है, सच में आपने कुछ सीखा है। करने को तो मैं कर दूंगा, बट मैं चाहता हूँ कि इसे आप खुद बनाओ, थोड़ा सा ट्राई ज़रूर करो। ठीक है, इसे बनाओ, और इसका जो आंसर है वो आपको पीछे NCERT में मिल ही जाएगा ग्राफ पेपर में, तो वहाँ से भी देख लेना कि सही बनाए कि नहीं बनाए। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको पसंद ज़रूर आया होगा, और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें, और सभी चैप्टर करा रखे लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे। जय हिंद।